स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इससे पहले की जो वीडियो थी उनमें हमने 4 पार्टों में पुरातात्विक स्थल के प्रश्न किए थे। इस क्लास में हम अपना नया चैप्टर पुरातात्विक स्रोत उसके प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। इसके ऑप्शन हैं घोसुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या फिर घटियाला अभिलेख। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 घोसुंडी अभिलेख। इसके बारे में हम जानते हैं अब कि घोसुंडी अभिलेख क्या है। तो देखिए घोसुंडी शिलालेख जो है वह घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि यह अभिलेख आपका चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देखिए इसमें भाषा संस्कृत और लिपि जो है वो इसकी ब्राह्मी लिपि है। तो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि यह संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो देखिए सर्वप्रथम इसे डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो इसमें हमें जो पॉइंट याद रखने हैं वह है कि घोसुंडी शिलालेख या घोसुंडी अभिलेख आपका चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। यह संस्कृत भाषा में है व इसकी लिपि ब्राह्मी है और सर्वप्रथम इसे डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। घोसुंडी शिलालेख स्थित है बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या अजमेर। तो हमने अभी पढ़ा कि घोसुंडी शिलालेख आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, घोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए थे। तो इसके ऑप्शन है राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि घोसुंडी अभिलेख आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है नांदसा, पुष्कर, बयाना या फिर घोसुंडी। इसका सही उत्तर है आपका घोसुंडी, ऑप्शन नंबर 4। तो एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख आपका घोसुंडी है। अगला प्रश्न है, घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। पहला ऑप्शन है आर्मेनियम, दूसरा भाब्रू, तीसरा देवनागरी या चौथा ब्राह्मी। तो यह हम पढ़ चुके हैं, संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। इसके ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नान राय शिलालेख या फिर आपका राज प्रशस्ति। तो देखिए महाराणा कुंभा के लेखन कार्य पर जो शिलालेख या प्रशस्ति प्रकाश डालती है वह है आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब हम जानते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए यह राणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में है और उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनका इसमें वर्णन मिलता है। तो 2 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। यह किसके बारे में है। तो यह राणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में है व यहाँ पर उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनका आपको वर्णन मिलता है। कौन कौन से ग्रंथ हैं उनका भी नाम हम जान लेते हैं। पूछ सकता है कि यह इस प्रशस्ति में लिखित है या नहीं है। तो देखिए इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज जैसे प्रमुख कुछ जो ग्रंथ हैं उनका उल्लेख हुआ है। तो 3 नाम जो आपको याद रखने हैं वे हैं चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज। इन तीनों का यहाँ पर आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसी प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को कुछ अलग नामों से भी पुकारा गया है। तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। कौन कौन से अलग नाम थे। तो अभिनव भारताचार्य, हिंदू, सुल्तान, राय, रायन, राणो, रासो, छापगुरु, दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु जैसी उपाधियों से उन्हें पुकारा गया है।
तो देखिए, जो अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है वह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को किन किन उपाधियों से पुकारा गया है। अभिनव, भारताचार्य, हिंदू सुरताना, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करें। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की। कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, या फिर कवि एवं महेश ने। तो देखिए, इसका सही उत्तर है कवि अत्रि एवं महेश ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख जो है वह 3 दिसंबर 1460 यहाँ पर लिखा हुआ है, तब का ये है। और बात करें इसके बारे में तो इसको किसने लिखा है। तो देखिए, इसको लिखा है आपके कवि अत्रि ने। इसके प्रशस्तिकार कौन थे, कवि अत्रि। और इनका बीच में निधन हो गया, इसके कारण बाद में इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र कवि महेश भट्ट, इन्होंने इसे पूरा किया। तो इस तरह कि जो आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसे 2 लोगों ने लिखा है, कवि अत्रि, बीच में ही इनका निधन हो गया, तो इसे पूरा किया इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने। इसमें किस किस का वर्णन है। तो देखिए, श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन है और इसके बाद में हमीर का वर्णन है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। बिजौलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो यह हमने अभी पढ़ा कि अत्रि ने शुरुआत की थी किसकी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने की, लेकिन उनका निधन हो गया, तो बाद में उनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चीरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो देखिए, इस कथन है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा है, रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा है, इसके शिल्पी देलहण थे। और चौथा इसमें जो कथन है वह है, अग्निकुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं यह हमें बताना है। तो देखिए, चीरवा या चीरवे का शिलालेख, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर इन कथनों पर आएंगे। तो देखिए, यह कहाँ पर है। तो यह है आपके उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ, तो बड़गांव तहसील में। यह हमें पॉइंट याद रखना है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए, जो मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक थे, खास करके जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इनकी उपलब्धियों का इसमें उल्लेख है। इसे भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्नप्रभ सूरी ने इसकी रचना की। तो देखिए, इसकी रचना किसने की, रत्नप्रभ सूरी ने, जो किसके शिष्य थे, भुवन सिंह सूरी के। और उन रत्नप्रभ सूरी के जो शिष्य थे पार्श्व चंद्र, उन्होंने इसे जो है एक लिपि प्रदान की थी। अब हम कथनों पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है। तो बिल्कुल यह सही आंसर है। ये देखिए, लिखा हुआ है 1273 ईस्वी। तो पहला कथन आपका सही हो जाता है। दूसरा है, रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। बिल्कुल, ये हमने अभी पढ़ा। तीसरा कथन है, इसके शिल्पी देलहण थे। तो क्या इसके शिल्पी देलहण थे। तो देखिए, लिखा हुआ है शिल्पी देलहण ने इसे दीवार पर लगाया था। तो तीसरा भी सही हो जाता है कथन। लेकिन चौथे के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, आमेर के कछवाहा शासकों का, या फिर अजमेर के चौहान शासकों का। तो हमने अभी पढ़ा, इसमें मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियां हैं, खासकर कि जैत्र सिंह, समर सिंह आदि की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है गरीबदास, दुर्गा आड़ा, रणछोड़ भट्ट या फिर केशव दास। तो देखिए, सभी ने पढ़ा है कि राज प्रशस्ति की रचयिता जो हैं वह आपके रणछोड़ भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब हम जानते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए, राज प्रशस्ति है कब की है। तो यह है आपके 1676 की, यह हमें याद रखना है। इसके अलावा
यह कहाँ पर है? तो यह है आपकी राजसमंद में। दूसरा पॉइंट। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जिसे किसने लिखा? तो इसे लिखा था रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखा था। किसके आदेश से? तो महाराणा राज सिंह के आदेश से इसे लिखा गया था। और कहाँ पर है ये स्थित? तो हमने पढ़ा राजसमंद में, और राजसमंद में भी राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर यह स्थित है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक जो हमने देखे कि यह 1676 में बनी थी, राजसमंद में है, राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पे, इसे रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखा था। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और इसे महाराणा राज सिंह के आदेश से लिखा गया था। अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। तो देखिए 9 चौकी पाल में जो 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं लिखी हैं, उन पर संस्कृत में 24 सर्गों में यह उत्कीर्ण हुई है। कुल इसमें 1106 श्लोक हैं। इससे अब क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि राजसमंद का निर्माण कितने वर्षों में हुआ, कब हुआ, किसके समय हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। वह यहाँ से आपको 17वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में भी पता चलता है, पर्याप्त वहाँ की जानकारी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है वह है कि इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मेवाड़ मुगल संधि का भी वर्णन मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वह एक यह भी है। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति। तो हमने अभी पढ़ा राज सिंह प्रशस्ति में आपका मुगल मेवाड़ संधि जो महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई थी उसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति का काल है 1652, 1576, 1676 या फिर आपका 1439। तो देखिए हमने देखा था कि राज प्रशस्ति जो है आपकी 1676 में बनी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसका काल था 1676। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन है चीरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख। तो देखिए चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया था बिजौलिया शिलालेख में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब हम जानते हैं बिजौलिया शिलालेख के बारे में। तो देखिए बिजौलिया का लेख है, बिजौलिया शिलालेख कहाँ है? तो यह है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, 1170 इसका समय है, 5 फरवरी 1170। और कहाँ, किस मंदिर के पास में है? तो देखिए पार्श्वनाथ मंदिर के पास में यह स्थित है। इस लेख में किसके बारे में हमें पता चलता है? तो देखिए अजमेर व सांभर के जो चौहान वंशीय शासक थे उनको यहाँ पर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। व उनकी हमें यहाँ पर वंशावली और उपलब्धियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा बात करें कि यहाँ से और क्या ज्ञात होता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से हमें पता चलती है वह है कि वृहगराज चतुर्थ जो था उसने दिल्ली का यानी कि दिल्ली को अपने अधीन किया था। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख से ऐसा पता चलता है। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न जो कि है, बिजौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? आपके ऑप्शन है राठौड़, सिसोदिया, चौहान या फिर प्रतिहार। तो हमने अभी पढ़ा बिजौलिया अभिलेख अजमेर और सांभर के चौहान शासकों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर 3 चौहान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिजौलिया अभिलेख का काल है 1676, 1170, 953 या 1273। तो देखिए 1676 तो राज सिंह प्रशस्ति का काल है। ऑप्शन नंबर 2 1170 जो है वह आपका बिजौलिया अभिलेख का काल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन है रायसिंह शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख या फिर बिजौलिया शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, हमने अभी पढ़ा था बिजौलिया शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिजौलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसके ऑप्शन हैं अजयराज, वासुदेव, कान्हड़देव या फिर अर्णोराज। तो देखिए बिजौलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण जो है वह आपके
वासुदेव चौहान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न और जानते हैं अभी बिजोलिया प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए, इसके जो रचयिता थे वो थे आपके गुणभद्र, और यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय, जो कि काफ़ी फेमस हैं हिस्ट्री में, उनके पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें कई जगह के प्राचीन नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि जालौर का प्राचीन नाम था जबालीपुर, सांभर का प्राचीन नाम था शाकंभरी, भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, बिजौलिया का प्राचीन नाम था विदयवल्ली, और मांडलगढ़ का प्राचीन नाम था मंडलकर। और यह बताता है कि जो चौहानों के आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चहमन यानी कि वासुदेव चौहान, उन्होंने शाकंभरी यानी कि सांभर में सांभर झील का निर्माण करवाया था, ऐसा हमें इस शिलालेख से पता चलता है। तो देखिए, इसके बारे में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जानी वह हैं कि बिजौलिया शिलालेख का रचयिता कौन था? तो गुणभद्र थे। इसका निर्माण किसने करवाया? तो पृथ्वीराज तृतीय के जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, उनके समय में इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर कुछ नगरों के प्राचीन नाम हैं, जैसे कि जालौर का जबालीपुर, सांभर का शाकंभरी, भीनमाल का श्रीमाल, और आपके मांडलगढ़ का मंडलकर, और बिजौलिया का विजयवल्ली। इसके अलावा ये हमें बताता है कि चौहानों के जो आदि पुरुष थे वासुदेव चौहान, उन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन है आमेर शिलालेख, चीरवे शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख या फिर श्रृंगऋषि शिलालेख। तो यह हमने अभी पढ़ा कि बिजौलिया शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 बिजौलिया शिलालेख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालौर, सिरोही, नागौर या फिर आपका जैसलमेर। तो देखिए, जबालीपुर की आधुनिक पहचान आपके जालौर के रूप में है, हमने अभी पढ़ा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ऑप्शन है सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज। तो हमने पढ़ा था पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान के काल का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है जयगढ़, जलालाबाद, जबालीपुर या फिर खिजराबाद। तो ऑप्शन नंबर 3 जबालीपुर इसका सही उत्तर है, हमने अभी यह पढ़ा था। अगला प्रश्न है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, कर्मचंद्र या फिर दीपचंद। तो देखिए, आबू का जो अभिलेख है उसकी रचना की थी शुभचंद्र ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जो आबू का अभिलेख है उसकी रचना हुई थी 1230 में, एवं इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सोमेश्वर देव, या जिन्हें आप शुभचंद्र के नाम से भी जानते हैं। और इसके सूत्रधार कौन थे? तो इसके सूत्रधार थे चंडेश्वर, उन्होंने इसको खोदा था। इसके अलावा की बात करें तो यह लगाया गया आपके देलवाड़ा के नेमीनाथ मंदिर में यह लगाया गया था। और यहाँ पर किन का वर्णन है? तो देखिए, यहाँ पर परमारों, वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का आपको वर्णन मिलता है। तो हमें ये चीज़ जो है आपको आबू की प्रशस्ति या आबू के अभिलेख के बारे में याद रखनी है कि यह 1230 में बना था, और इसकी जो रचना थी वह सोमेश्वर देव या शुभचंद्र ने की थी। सूत्रधार इसके चंडेश्वर थे जिन्होंने इसे खोदा। और इसके अलावा बात करें तो यह देलवाड़ा के नेमीनाथ के मंदिर में लगा हुआ है। यहाँ पर आपको परमारों, वास्तुपाल, तेजपाल इनके वंशों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सुरतोत्सव के लेखक हैं मंडन, सोमेश्वर, नरपति या फिर राजशेखर। तो देखिए, सुरतोत्सव के लेखक हैं आपके सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसका सही उत्तर है। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से या फिर आपके कोटा के शासकों से। तो देखिए, हम जानते हैं रायसिंह जी जो हैं बीकानेर के काफ़ी एक प्रसिद्ध
जो है महाराज रहे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के शासकों से। रायसिंह प्रशस्ति के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो देखिए रायसिंह प्रशस्ति है आपकी बीकानेर में, इसका काल था समय 1549। किसके बारे में बताता है? तो यह लेख बताता है महाराजा रायसिंह जो थे, उन्होंने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल जब समाप्त हुआ, बीकानेर दुर्ग का पूरा निर्माण हो गया, तब इसे लगवाया था। यह बीकानेर जो दुर्ग है उसके एक द्वार पर यह प्रशस्ति लगी हुई है। और इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ज्ञात होता है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य 30 जनवरी 1589 को जो है शुरू हुआ था और 17 जनवरी 1549 को पूर्ण हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर और क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है राव बीका से लेकर कर रायसिंह तक जितने भी शासक हुए बीकानेर के, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। राव बीका जी जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी वहाँ से, और रायसिंह जी जिन्होंने बीकानेर दुर्ग बनवाया, वहाँ तक के सभी शासकों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। और हमें इसके अलावा जानकारी मिलती है कि जो बीकानेर दुर्ग का निर्माण है वह राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? तो उनका मंत्री था करमचंद, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और बीकानेर का जो दुर्ग है हम जानते हैं इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ था, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। और इसी दुर्ग का दूसरा नाम है जूनागढ़। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रायसिंह प्रशस्ति के बारे में जो हमें याद रखने हैं। तो आइए अब देखते हैं हम आगे के प्रश्न। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सांभोली, घटियाला, बीजापुर या फिर अर्थुना। तो देखिए मंडोर के प्रतिहारों की जो जानकारी देता है वह अभिलेख है आपका घटियाला का अभिलेख। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो देखिए यह है आपका 861 ईस्वी का। यह लेख कहाँ पर है? तो यह है आपके जोधपुर के पास घटियाला जो एक स्थान है वहाँ पर, और यह एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके अलावा इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो देखिए प्रतिहार शासक जो था कक्कुक, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, एवं उसकी पूरी वंशावली यहाँ पर दी हुई है। रोहिलिद से लेकर कक्कुक तक पूरी वंशावली यहाँ पर है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो देखिए यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में यह लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर मग जाति के ब्राह्मणों का भी आपको उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता मग थे एवं उत्कीर्णकर्ता जो थे वो स्वर्णकार कृष्णेश्वर थे। यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है फारसी, संस्कृत, हिंदी या मारवाड़ी। तो हमने अभी पढ़ा घटियाला का अभिलेख 2 भाषाओं में लिखा है, संस्कृत एवं प्राकृत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है वह है बिजौलिया, अर्थुना, घटियाला या फिर चीरवा। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कक्कुक के बारे में जो है जानकारी मिलती है आपको घटियाला के अभिलेख से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है प्रतिहार कक्कुक, प्रतिहार दत्त, प्रतिहार वत्सराज या फिर प्रतिहार नागभट्ट। तो देखिए यह मुख्यतः आपके प्रतिहार कक्कुक से संबंधित है। हमने अभी पढ़ा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। बाकी यहाँ पर पूरी वंशावली भी दी हुई है। अगला प्रश्न है, घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं गुहिलोत, कच्छावा, सिसोदिया या फिर मंडोर प्रतिहार। तो हमने पढ़ा था घटियाला अभिलेख जो कि जोधपुर में है, यह आपके मंडोर प्रतिहारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। तो हम पढ़ते हैं इन कथनों को। पहला कथन है, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। और चौथा कथन है, यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि यहाँ पर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उनकी जो पूरी वंशावली है प्रतिहार शासकों की वह दी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। और यह उल्लेख हमें कहीं भी नहीं मिला कि अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का कहीं भी विवरण इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर कथन 2 जो है वह असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके 5, 3, 4 या फिर 7। तो देखिए यहाँ से जो है आपको 3 मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। अब बात करते हैं हम बड़वा यूप अभिलेख की। तो इसका समय है 181 ईस्वी। यह 12 जिले में है, जो कि पूर्व में कोटा में आता था। यहाँ की अंता तहसील के बड़वा गांव से ये मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 यूप लेख मिले हैं। कितने? 3। और इसमें मौखरी वंश के शासकों का वर्णन किया गया है। कौन सा वंश? मौखरी वंश, वह हमें याद रखना है। उनका जो वर्णन है सर्वप्रथम यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी इनके बारे में मिली हैं कि उनके जो महासेनापति बल के 3 पुत्रों ने यज्ञ किया था, वह आदि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मिली हैं। अगला प्रश्न है आपका, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? मौखरी, प्रतिहार, योद्धे गण या अर्जुनायन गण। तो हमने अभी पढ़ा था मौखरी वंश का जो है सर्वप्रथम वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। आपके ऑप्शन है कंसुआ अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति या फिर आहड़ अभिलेख। तो देखिए इन ऑप्शंस में से वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के जो साक्ष्य देता है तो वह है आपका बरनाला अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2। बरनाला अभिलेख कहाँ पर है? तो देखिए बरनाला अभिलेख है आपका जयपुर में स्थित है। और इसमें क्या है? तो इसमें भगवान विष्णु की वंदना की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश या देपाक। तो देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है उसकी रचना की थी कवि महेश ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। अब हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपकी कहाँ पर है? यह है आपके राजसमंद में। इसका समय था 1460 ईस्वी और इसके प्रशस्तिकार जो थे वह थे आपके कवि महेश। इसमें कौन सी लिपि है? तो देखिए इसमें देवनागरी लिपि में लिखा गया है और भाषा है इसकी संस्कृत। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा चित्रांग ताल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ के वैष्णव तीर्थ रूप का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें गोहिल वंश जो है उसका पूरा हमें वर्णन मिलता है। उनकी उपलब्धियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। और इस लेख में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि जो बापा रावल थे उन्हें विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह बहुत ही आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कि बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। और यहाँ पर जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी के बारे में यहाँ पर आपको वर्णन मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा या फिर जगत सिंह। तो देखिए एकलिंग जो प्रशस्ति है या शिलालेख उदयपुर में है उसकी रचना की थी आपके महेश भट्ट ने और उन्हीं का दूसरा नाम है महेश्वर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी एकलिंग प्रशस्ति है उसमें बताया गया है कि बापा रावल ने कैसे संन्यास लिया उसका वर्णन है और मेवाड़ में गोहिलों का वर्णन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, टोंक या फिर भीलवाड़ा। तो देखिए बरली का शिलालेख आपके अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तो यह थे हमारे आज के प्रश्न। इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे।